वाला थोड़ा रिवीजन कर ले हम लोग। तो ये केंद्रक जो होता है वो प्रेजेंट किस में होता है, यानी उपस्थित किस में होता है? कोशिका। तो सबसे पहला तो ये कि होते हैं ये किसमें? सेल में। सेल यानी कोशिकाओं में, या कोशिका में होता है। कोशिका जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी सजीव, उसमें क्या प्रेजेंट होता है? सेल होता है। तो आप सेल क्या होंगे? यानी आप लिविंग कौन हो सकते हैं? प्लांट हो सकते हैं और एनिमल। अब इस दोनों में क्या प्रेजेंट होता है? केंद्रक। क्या प्रेजेंट हुआ? केंद्रक। केंद्रक इसमें भी और इसमें भी। कल हम लोग बात किए थे कि प्लांट का अगर हम सेल एक बनाएं तो इसमें जो केंद्रक होता है वो सेंटर में नहीं होता, थोड़ा आगे क्या होता है? थोड़ा हटके होता है, ठीक है, साइड में होता है। लेकिन एनिमल में जो न्यूक्लियस होता है वो होता है हमारा सेंटर में। कारण हम लोग जान गए थे, इसकी राजधानी क्या होती है? बड़ी होती है, और इसकी राजधानी क्या होती है? छोटी छोटी होती है, ठीक है। राजधानी का हम लोग फंक्शन समझ चुके थे, ठीक है। स्टोर करता है ये तीन चीजों को जो प्लांट सेल के लिए या उस प्लांट के लिए इसेंशियल होता है। इसेंशियल क्या चीज है? तो एक वाटर हो गया, और इसका जो भोजन होता है ग्लूकोज, ये इसेंशियल होता है जो इसमें स्टोर करके रखता है। क्यों स्टोर करके रखता है? क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि हम लोग के जैसा इन लोगों का लाइफ नहीं होता है। ये लोग तभी खाना बना पाते हैं जब इन लोगों के पास सनलाइट होता है। अब ऐसे सिचुएशन में जब इन लोगों को सनलाइट नहीं मिलेगा तो क्या ये लोग अपना भोजन कैसे करेगा? तो यही जो इन लोगों का भोजन जो स्टोर रहता है, इसी से ये लोग अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इन लोगों का जो भोजन स्टोर रहता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? स्टार्च के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग मंड कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग का जिस रूप में जमा रहता है एनिमल में, वो किस रूप में? ग्लिसरॉल के रूप में। किस रूप में? ग्लिसरॉल। हाँ, यानी हम ह्यूमन में जो भोजन जमा रहता है वो किस रूप में रहता है? ग्लिसरॉल के रूप में। और जो प्लांट सेल होते हैं उसमें जो भोजन स्टोर रहता है वो किस रूप में होता है? स्टार्च। इतना दूर क्लियर है? इनकी जो खोज करता केंद्रक, ट्रिक्स जाने थे हम लोग इसका कल। केंद्रक प्रोनाउंसिएशन होता है इसका किसके जैसा? अदरक। अदरक के जैसा। अदरक केंद्रक। अदरक का जो कलर होता है वो होता है ब्राउन, वो होता है ब्राउन। और इसीलिए इसका जो खोज करता है, ऐसे याद रखने के लिए, रॉबर्ट ब्राउन। ये तो हमको नहीं लगता कभी भूलेंगे हम, नहीं, ठीक है। जिंदगी भर मरणोपरांत हम लोग याद रखेंगे इसको। मरणोपरांत नहीं याद रख सकते हैं क्योंकि मरने के बाद क्या याद रखेंगे। तो यहाँ पर है कि रॉबर्ट ब्राउन जो है इसके कब किए थे ये भी हम लोग देखे थे? 1831 1831, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि, अच्छा एक बात बताइए, एक सेल में कितने न्यूक्लियस हो सकते हैं? कितने केंद्रक हो सकते हैं? एक ही होता है पक्का? यस सर। नहीं, ऐसा नहीं। अगर आप इस चीज को जानेंगे तो यहां पर है कि अगर आप एक, और ऐसे जनरली एक ही होता है, सिंगल ही होता है, लेकिन जिसमें सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं एक कोश। मोनो न्यूक्लियर। और जिसमें डबल होते हैं, जिसमें केंद्रक क्या हो? डबल, उसको बोलते हैं डाइन्यूक्लियर। अब होता क्या है? मोनो हम लोग में कितने होते हैं केंद्रक? सिंगल ही होते हैं ना, जैसे ह्यूमन का बात करें। लेकिन एक है जीव जिसका नाम आप लोग सुने होंगे, पैरामीशियम। पैरामीशियम ये वो जीव है जिसमें जो केंद्रक होते हैं चप्पल के आकार का होता है, देखें, स्लिप यानी उसको चप्पल का आकार का होता है, ये इस तरह से करके ऐसा इस तरह से होता है, देखे होंगे पैरामीशियम। इसमें दो केंद्रक होते हैं, एक बड़ा केंद्रक होता है, इसके ठीक नीचे छोटा केंद्रक होता है। तो जिसमें दो केंद्रक प्रेजेंट हो उसको बोलते हैं डाइन्यूक्लियर। क्या कहलाया? सिंगल जिसमें प्रेजेंट हो उसको मोनोन्यूक्लियर, और जिसमें दो प्रेजेंट हो वो डाइन्यूक्लियर। क्लियर है ये चीज? ठीक है। दो से भी ज्यादा होता है लेकिन बाद में पढ़ेंगे। हमारा सेल जो है वो डिवीजन करता है
यानी हम लोग का सेल डिवाइड करता है, 1 से 2 में बढ़ता है। हाँ। तो सेल का एक कैरेक्टर है कि ये डिवाइड करता है। डिवाइड करने का मतलब है कि ये 1 से 2 में बढ़ता है, फिर ये 1 से 2 में बढ़ता है, ऐसे करते करते ये फिर 2, और इस तरह से ये इसका डिवीजन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कोशिका विभाजन, बोलते हैं ना। ये हो गया इसका कोशिका विभाजन, ठीक। तो क्या हमारे शरीर में एक ऐसा सेल का नाम बता सकते हैं जो डिवाइड नहीं करता है? एक ऐसा कोशिका अभी भी हमारे शरीर में है जो डिवाइड नहीं करता है। कौन सी ऐसी कोशिका है जो डिवाइड नहीं करता है? वो है आरबीसी, आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पस्कल। ये जो लाल रक्त कणिकाएं हैं ये डिवाइड नहीं करता। क्यों नहीं डिवाइड करता है सर? क्योंकि इस वाले सेल में ये केंद्रक जो होता है वो एब्सेंट होता है। अगर आ जाए मानव शरीर की एक ऐसी कोशिका का नाम बताएं जिसमें कोशिका विभाजन की प्रक्रिया नहीं होती है, तो आप इसका आंसर क्या करेंगे? आरबीसी। हिंदी में रक्त, हाँ, लाल रक्त कोशिकाएं या कणिकाएं। तो इसमें केंद्रक नहीं होता। ये आपका कभी कभी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। यहां तक क्लियर है? उसके बाद अब इस केंद्रक के अंदर आपको बहुत सारा चीज दिख रहा होगा। पहले बात तो हम लोग ये पढ़े थे कि एक सेल को लिए थे हम लोग कि सर इस सेल के अंदर क्या था? न्यूक्लियस था। न्यूक्लियस के चारों अराउंड क्या था? साइटोप्लाज्म, जिसको हम लोग कोशिका द्रव भी बोलते हैं। इस कोशिका द्रव में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स थे, कोशिकांग थे, जिसका नाम दिया गया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपैरेटस, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत सारा चीज होता है ना इसमें। अब हम लोग पढ़ रहे हैं इसी के बारे में। अब इसके अंदर क्या है थोड़ा इसका जानकारी लेना, ठीक है। ये वाला इसके बारे में पढ़ना, और यही वाला डायग्राम हम यहाँ पे बनाए हैं जो दिख रहा होगा। अब यहाँ पर है जो सबसे पहला चीज है वो है क्या? क्रोमेटिन। क्रोमेटिन, ठीक है। क्रोमेटिन के बारे में है ये। हम लोग नहीं, न्यूक्लियस को क्या बोले थे? मास्टर ऑफ द सेल। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये निर्देश देता है और सारे ऑर्गेनेल्स को कि कैसा काम तुमको करना है, ठीक है। अब शुरुआत करते हैं, आज डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि कल हो गया था। क्रोमेटिन को लेके, क्रोमेटिन अब समझिए। क्रोमेटिन सपोज कीजिए ये एक सेल है, ये अभी डिवीजन के फॉर्म में नहीं है, यानी ये बढ़ने के लायक नहीं है अभी, यानी मैच्योर नहीं हुआ है, व्यस्क सेल नहीं हुआ है कि ये अभी बढ़ जाए, ठीक है। अभी जैसे आप लोग व्यस्क नहीं हुए, मैच्योर नहीं है, बच्चे, तो अभी आपको हम ऐसा कोई टास्क दे दें जो आप अभी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे टास्क हैं। कौन सा काम है जो आप लोग अभी नहीं कर सकते? बहुत सारा काम है। शादी नहीं कर सकते। चलिए शादी ही नहीं कर सकते क्योंकि अभी आप लोग मैच्योर नहीं हुए, ठीक है। तो शादी कब कर सकते हैं? तो जब हम मैच्योर हो जाएंगे तब, ठीक है। तो ऐसा ये भी होता है कि ये जो आपका सेल है ये अभी डिवीजन के हालात में नहीं है, लेकिन जब ये मैच्योर हो जाएगा तो ये क्या करेगा? अपने आप को डिवाइड करेगा। लेकिन डिवीजन से पहले का सेल में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्रोमेटिन के रूप में होते हैं, यानी कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, धागानुमा रचना। इस तरह से दिख रहा है, इस तरह से धागानुमा रचना पूरा फैला हुआ होता है। यहाँ भी देख पा रहे होंगे, इस तरह से पूरा फैला हुआ है, यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे, इस तरह से। लेकिन वैसे हालात में जब ये आप डिवीजन करने लायक है, ठीक है, अब ये समझिए भाई इसका शादी होने वाला है, ठीक है। ये अब डिवीजन करने वाला है, यानी अब अपने आप को ये दो भाग में बांटने वाला है, ठीक है, बांटने वाला। ऐसे सिचुएशन में अब ये क्रोमोसोम किस चीज में बदल जाएगा? तो ये बदल जाएगा, अब ये जो क्रोमेटिन है, ये जो आपको दिख रहा है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, तो ये बदल जाएगा क्रोमोसोम में। अब क्रोमोसोम बनने में क्या होता है कि ये क्वाइल्ड होना, कुंडलित होना शुरू होता है, कुछ इस तरीके से ये कुंडलित होना शुरू होता है। दिख रहा है सबको? ऐसा ये कुंडलित होना ऐसा शुरू होता है, इस तरह से।
अब कभी आपका इस तरह से आपका बुक में डायग्राम भी दिया होगा, ऐसा करके, है ना। ये अब ये जो वर्ड हो गया, अब ये कहलाया क्रोमोसोम। क्या कहलाया? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम। अब इस क्रोमोसोम में भी कुछ खास बात है। क्रोमोसोम में उपस्थित होते हैं जीन, जीन के साथ डीएनए। जीन डीएनए एक साथ रहते हैं। जीन का ही पार्ट है जीन, यानी जीन का ही एक पार्ट होता है जीन, ठीक है। जैसे कि आप समझाते हैं कि जीन और डीएनए इन शॉर्ट कैसे समझ सकते हैं। ये डीएनए है, ठीक है, 2 स्ट्रैंड होता है, पढ़े हैं, ठीक है। नाइट्रोजनस बेस से ये लोग जुड़ा होता है, कल हम लोग पढ़े थे नाइट्रोजनस बेस कंपाउंड के बारे में। अब यहां पर है कि ये 2 स्ट्रैंड है। अब यहाँ पे जीन क्या था? क्रियात्मक खंड को, डीएनए के क्रियात्मक खंड को हम क्या बोलते थे? जीन। तो कल बताए थे ना, ये जुड़ा होता है, तो इसका यहाँ से यहाँ तक का खंड, फिर यहाँ से यहाँ तक का खंड, यहाँ से यहाँ तक का खंड, ये सब जो खंड आपको दिख रहा है, यही क्या कहलाया? जीन। जीन कहलाया, ठीक है। अभी हम होगा तो अगले चैप्टर में जीन को थोड़ा और एक्सप्लेन कर देंगे। तो ये हो गया आपका क्रियात्मक खंड, यानी ये पार्ट वाइज जो आपको दिख रहा है डीएनए में, यही आपका कहलाता है जीन। अब जीन में क्या होते हैं? तो जीन जो होता है या डीएनए, ये आनुवांशिक गुणों, यानी जो हमारे पीढ़ी का, इसमें जो सूचनाएं होती है, कौन सा सूचनाएं, जो मैसेज होता है, कौन सा मैसेज जो एक बच्चे तक पहुंचता है। जैसे कि मेरे फादर टॉल हैं, तो बच्चा का भी चांसेस क्या होगा कि बच्चा क्या होगा? लंबा होगा। किसी दोनों का पेरेंट्स में ये फादर है और ये मदर है, तो दोनों का 50-50% क्या होता है? कैरेक्टर जाता है बच्चे में। देखिए नेचर कितना अच्छा से सब चीज संतुलन किया है कि किसी एक का कैरेक्टर नहीं जाना है तो 50-50 ही जाएगा बच्चे में। यानी अमित सर के माता जी का भी 50% कैरेक्टर है और मेरे पिताजी का भी 50%, आप सब में भी वही, दोनों का 50-50% कैरेक्टर क्या होता है, किसमें जाता है? तो जो मैसेज, जैसे कि जो टॉलनेस होता है, फेयरनेस होता है, स्किन टोन क्या है, आई कलर क्या है, बाल का कलर क्या है, ये सब चीज जो है वो किसमें स्टोर रहता है? इसी डीएनए में। और यही जो जाता है वो ट्रांसफर होता है किससे? यानी जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है। यानी मेरे में गया, फिर मेरे बच्चे में जाएगा, फिर उसके बच्चे में जाएगा, ठीक है। तो कौन कर रहा है ये स्टोर कौन कर रहा है? मैसेज को स्टोर कर रहा है कौन? ये डीएनए का। क्लियर है ये चीज? तो क्रोमेटिन हो गया, क्रोमेटिन समझ गए। क्रोमेटिन फिर बनाता है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में डीएनए और जीन प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे आते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये इसके बारे में जानना है। इसके बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं इन द प्रीवियस क्लास, जिसको हम लोग बोलते हैं कोशिका झिल्ली। हिंदी में कोशिका झिल्ली। मेम्ब्रेन मतलब ये होता है झिल्ली, झिल्ली। इसका हम लोग काम पढ़ चुके हैं बहुत बार, ठीक है, 8th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। इसका जो काम होता है वो क्या करता है? कोशिका को संरचना प्रदान करता है, आकार प्रदान करता है, कोशिका को आकार प्रदान करता है, आकार प्रदान करता है। पहला काम तो ये हो गया। दूसरा चीज हो गया या एक अर्धपारगम झिल्ली होती है। अर्धपारगम आप समझ रहे हैं? अर्धपारगम यानी ये इंपॉर्टेंट चीज को आने जाने देता है, यानी जो गलत चीज है उसको बाहर निकाल देता है। अर्धपारगम झिल्ली होती है, अर्धपारगम झिल्ली होती है, ठीक है। अब इसके अंदर कोशिका के केंद्रक के अंदर, कोशिका के केंद्रक के अंदर, केंद्रक के अंदर एक गाढ़ा द्रव्य उपस्थित होता है, जिसे क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव्य कहते हैं, जिसे केंद्रक द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म, केंद्रक
द्रव्य कहते हैं। केंद्रक द्रव्य का काम क्या है? केंद्रक द्रव्य का काम एक एक चीज होगा, कुछ नहीं छोड़ना है। केंद्रक द्रव्य जो है आनुवांशिक सूचनाओं को संग्रहित करता है। आनुवांशिक सूचनाओं को या सूचना को संग्रहित करता है, संग्रहित करता है। ये हो गया। अब हम एक दो जो चीज है उसको हम आपको ऐसे ही समझा देते हैं। जैसे कि यहाँ न्यूक्लियोप्लाज्म, ये इसका काम हो गया ना। यहाँ न्यूक्लियोप्लाज्म वही जो अभी हम यहाँ लिखे केंद्रक द्रव्य, ये इसी को बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्लियर है ये चीज? वो तो लिख ही दिए। उसके बाद है न्यूक्लियर पोर। अब हर केंद्रक के बीच बीच में आपको पोर्स नजर आता है, दिख रहा है ना। अब इसी से क्या होता है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म जो है बाहर निकलता है, ऐसे इधर से भी निकलता है। न्यूक्लियोप्लाज्म बाहर निकलता, इसके चारों ओर क्या है, सेल है ना, यानी यहाँ ये तो बीच में है, और इसके आसपास क्या है, कोशिका द्रव्य। दोनों कभी कभी आता है और साथ में मिलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य बोलते हैं, जिसको हम लोग जीव द्रव्य बोलते हैं। इसका निर्माण करता है। उसके बाद है यहाँ पे न्यूक्लियोलस, ये केंद्रिका, ये एक पार्ट होता है यहाँ, ये भी गोल रचना होती है केंद्रिका। केंद्रिका जो होता है ये एक चीज का निर्माण करता है, वेरी इंपॉर्टेंट। केंद्रिका जो है एक चीज का निर्माण करता है, यहाँ पे ये राइबोसोम का निर्माण करता है। अब राइबोसोम क्या है ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ये किस चीज का प्रोड्यूस किया, ये केंद्रिका राइबोसोम। राइबोसोम क्या है, ये प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है, यानी प्रोटीन को बनाने में मदद करता है, प्रोटीन सिंथेसिस। ध्यान से समझिएगा, ये जो केंद्रिका है ये किस चीज को बनाया, पहले राइबोसोम। अब आप देखते होंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के चारों तरफ जो डॉटेड रचना होती है, ये कहलाता है राइबोसोम। अब यही राइबोसोम किस चीज की मदद करता है, प्रोटीन को बनाने में मदद करता है। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो इसी के साथ अटैच रहता है, देख रहे हैं चारों तरफ। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका किससे अटैच हुआ, केंद्रक से अटैच रहता है, ये केंद्रक से अटैच हुआ, और इसी में प्रेजेंट होता है राइबोसोम। राइबोसोम का काम क्या है, ये है प्रोटीन सिंथेसिस, यानी प्रोटीन को बनाने का काम करता है। अब देखिए यहाँ पे क्रोमेटिन समझ गए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन समझ गए, न्यूक्लियोप्लाज्म समझ गए, न्यूक्लियर पोर समझ गए, न्यूक्लियोलस समझ गए, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम समझ गए। इसी को किंतु परंतु है